हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं देवांश गौतम उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। गैस, जैसा कि आपको पता है कि पंचायती राज एवं अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश के जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक आते हैं उनमें से मैंने कल स्टार्ट किया था कृषि। और कृषि में आज मैं मध्य प्रदेश के कृषि का संपूर्ण जितना भी आपका 2019-20 तक का डेटा था कंप्लीट आज उसको डिस्कस करूँगा। साथ ही गाइस याद रखें कि जब भी आप पंचायती राज अर्थव्यवस्था को पढ़ें तो आप कृषि, जो मध्य प्रदेश की कृषि है और भारत की कृषि है, दोनों को ही आपको पढ़ना होगा। और बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक इससे संबंधित कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करता है गाइस। इसलिए मैं आपको आज मध्य प्रदेश के जितने भी कृषि से संबंधित क्वेश्चन हैं बनेंगे, ये पूरा एक मैंने सीरीज़ लाया है थ्योरी का, और पूरी कंप्लीट थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। साथ ही आपको हर एक चीज़ का डेटा आपको बताते चलेंगे। साथ ही गाइस, जब मेरे पूरा ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा देन हम मिसलेनियस टाइप से पंचायती राज से संबंधित सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मध्य प्रदेश के कृषि से। गाइस याद रखें, कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, सभी को पता है। लैटिन भाषा के ये 2 शब्दों से एग्रो तथा कल्चर से बना हुआ है। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है जुताई। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। इसी का तात्पर्य मतलब होता है एग्रीकल्चर। कृषि के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है गाइस, तो याद रखें कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है। आपका पशुपालन, वानिकी, मत्स्य भी इसमें शामिल होता है। याद रखेंगे ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कृषि के अंतर्गत। पशुपालन में जैसे आपने पढ़ा होगा गौ पालन, भैंस पालन, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, और जितने भी तमाम प्रकार के पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन, ये सभी किसके अंतर्गत आता है गैस, ये आपके अंतर्गत आते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। यानी आपको ये धन संपत्ति जहाँ से भी मिलती है वो सभी के सभी किससे संबंधित होते हैं, अर्थव्यवस्था। और ये कृषि के अंतर्गत आते हैं कौन, पशुपालन हो गया आपका, वानिकी हो गया, और मत्स्य पालन, मछली पालन भी होता है। आइए आगे चलते हैं। पृथ्वी के स्रोतों का स्पष्टतम प्रयोग करके मनुष्य ने 5F प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे भोजन। 5F का मतलब होता है गाइस 5 मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर मनुष्य द्वारा 5 प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे भोजन हो गया, 5 राता मतलब होता है फोडर, आगे चारा फीड, और रेशा फाइबर, और फ्यूल यानी ईंधन आदि की आपूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वे सभी क्या कहलाती हैं, कृषि कहलाती है। एक बात आती है गाइस कि आपको इसमें डाउट हो रहा होगा कि ये फोडर क्या है, राताव क्या है। इसका मतलब होता है गाइस कि ऐसी खेती जो मेनली जानवरों के लिए उगाई जाती है। जैसे मान के चलिए, एक मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ मक्का की जो खेती होती है गाइस वो फोडर के यानी रातों के अंतर्गत आता है। और वो मेनली आपको मैक्सिमम टाइम जो है तो किन के लिए वो यूज़ होता है, तो आप देखते होंगे कि जो मक्का होता है वो मेनली आपको अधिकतर सुअर हो गए, या कि चूहे हो गए, या आपको और ऐसे तमाम जानवर होते हैं जिनको ये अधिकतर खिलाए जाते हैं। तो ऐसे खेती को हम फॉडरर एग्रीकल्चर कहते हैं गाइस। आई होप क्लियर हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि 5 प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे भोजन हो गया, राता हो गया, चारा हो गया, और रेशा फाइबर और फ्यूल आदि की आपूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो सभी क्या इसके अंतर्गत आती हैं, कृषि के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपको पता है फलोत्पादन हो गया, फसलोत्पादन हो गया, फलोत्पादन हो गया, पुष्पोत्पादन हो गया, शाकोत्पादन हो गया, पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन, वर्मी कल्चर हो गया, एवं मछली पालन आदि हो गया। विश्व में कृषि का विकास 10,000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से पूर्व आरंभ माना जाता
है, 10,000 वर्ष पहले से। ये बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है गैस कि एक यीशु मसीह नाम के एक व्यक्ति था जिनके जन्म के पहले से जो वर्ष माने जाते हैं वो बिफोर क्राइस्ट कहलाता है। और उसके बाद से जो आज का कैलेंडर चलता है वो जो आप देखते हैं नॉर्मली कैलेंडर, वो कैलेंडर से आज पहले जब वो स्टार्ट हुआ था कैलेंडर, उससे 10,000 पहले से कृषि का विकास माना जाता है। साथ ही कृषि के विकास के इतिहास का मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। अतः कृषि को सभी सभ्यताओं की जननी कहा गया है। कृषि को क्या कहा गया गाइस? सभी सभ्यताओं की जननी कहा गया है। भारत की भांति मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, याद रखेंगे। भारत की भांति मध्य प्रदेश भी एक कैसा राज्य है? एक कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम अब किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पूछ सकता है गाइस, क्योंकि आपके 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स एंड जीके आएगा तो उसमें ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के कृषि विभाग का नाम अब क्या कर दिया गया है। तो याद रखेंगे मध्य कृषि विभाग का नाम अब किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हो गया है। यानी मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग है अब क्या नाम हो गया है? किसान कल्याण तथा कृषि विभाग। मध्य प्रदेश की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है आज भी, और मध्य प्रदेश के लगभग 49% क्षेत्रफल पर ही कृषि होती है। बाकी 51% क्षेत्रफल पर कृषि नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं? तो कहीं वन है, तो कहीं वन के साथ पहाड़ है, तो कहीं बंजर है, या कहीं ऐसे ही चारागाह के रूप में कृषि वो सारी भूमि अपनी पड़ी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई गाइस, याद रखेंगे। एक तो ये बात हो गई कि किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हो गया मध्य प्रदेश कृषि विभाग का नाम बदलकर। दूसरा, मध्य प्रदेश को एक कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। तीसरा क्या महत्वपूर्ण हो गया? मध्य प्रदेश के लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और अगला इंपॉर्टेंट बात हो गई कि मध्य प्रदेश के लगभग 49% क्षेत्रफल कृषि होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश को लगातार 5वीं बार प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश को ये कौन सा नंबर का है? तो 5वीं बार प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2017 में गेहूं के उत्पादन में श्रेणी में नंबर 1 मध्य प्रदेश को लगातार 5वीं बार भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की, और मध्य प्रदेश को 17 मार्च 2018 को वर्ष 2015-16 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्ष 2015-16 के लिए यह पुरस्कार गेहूं उत्पादन की श्रेणी में मिला था। याद रखें गाइस, क्वेश्चन पूछ सकता है प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। और मध्य प्रदेश को लगातार ये 5वीं बार मिल चुका है 2017-18 में, यानी 17 मार्च 2018 को मिला था, 2017 में गेहूं उत्पादन में। साथ ही नई दिल्ली में कृषि उन्नत मेले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न श्रेणियों के लिए यह पुरस्कार वितरित किए। मध्य प्रदेश का पुरस्कार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रहण किया। पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 2 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि प्रदान की गई। मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार 10 लाख टन से अधिक गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में किया गया है। मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार 10 लाख टन से अधिक गेहूं के उत्पादन में सो गाइस याद रखें क्या मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार 10 लाख टन से अधिक गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। इन मध्य प्रदेश 10 लाख टन से अधिक गेहूं उत्पादन किया था। मध्य प्रदेश को लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम यह 2011-12 में, फिर 2011 के बाद 2012-13 में, 12-13 के बाद 14-15 में मध्य प्रदेश को कुल खाद्यान्न की श्रेणी में, तथा वर्ष 2013-14 में और वर्ष 2015-16 में गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था।
साथ ही सेंट्रल जोन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दतिया जिले को उन्नत खेती और समग्र विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी याद रखेंगे ये दतिया जो ज़िला है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये दतिया ज़िला में गेहूं उत्पादन के लिए यानी कृषि उत्पादन के लिए विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किसके नाम से ये चलता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। आई होप कि ये बात अब क्लियर हो गई होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के 3 जिलों आगरमालवा, सिंगरौली और अलीराजपुर में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास रिमोट के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का सवाल बन सकता है कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया गया। तो एक तो आप आगरमालवा रख लेंगे, आगरमालवा, दूसरा सिंगरौली और तीसरा आपका अलीराजपुर है। प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के दो किसान जिला होशंगाबाद के पन्नारी गांव की श्रीमती अरुणा जोशी के प्रति हेक्टेयर 104.64 क्विंटल और जिला नरसिंहपुर के कनवास गांव के श्री नरेश पटेल को प्रति हेक्टेयर 99.8 क्विंटल गेहूं के उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 में गेहूं का उत्पादन 73,37,000 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 219,18,000 मीट्रिक टन हो गया। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गेहूं की उत्पादकता वर्ष 2004-05 में 18.21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 34.13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। प्रदेश ने गेहूं उत्पादन के मामले में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। यानी सबसे ज़्यादा पहले पंजाब और हरियाणा में होते थे, तो वो भी हमारे मध्य प्रदेश से पीछे छूट गए। कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के लिए 16 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय भूतल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन ने नई दिल्ली में आयोजित स्टेट ऑफ स्टेट्स 2017 कार्यक्रम में यह पुरस्कार ग्रहण किया। आगे चलते हैं। नवीनतम कृषि के नवीनतम आंकड़े आप देख लें कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पादन में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित स्थिर भावों के आधार पर निम्न रहा है। तो आइए गाइस देखते हैं क्या क्या था। प्राथमिक क्षेत्र में जो वर्ष 2011-12 को हमने बेसिक मानकर चलते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्या थी 33.85%, और 2017-18 में कितना हो गया 44.91%, और आपका वर्ष 18-19 में कितना हो गया 44.2%। यानी गैस 17-18 तक तो वृद्धि था, लेकिन 18-19 में थोड़ा से घट गया। आगे तृतीय क्षेत्र में पहले कितना था 27.09%, और अब 2017-18 में ये कितना हो गया था 19.732%, और ये जो है वर्ष 18-19 में आपका थोड़ा सा बढ़ गया गाइस, तो ये हमारा क्या हो गया 19.80%। और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा में, तो आप सेवा में देखेंगे कि कितना प्रतिशत हमारा आधार है, तो 39 है, और यहाँ 35 है, और यहाँ कितना हो गया 35 है। थोड़ा सा यहाँ तृतीय यानी सेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश थोड़ा सा अभी 18-19 में आगे बढ़ा है। आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि का क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं उद्योग का क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है सेवा का क्षेत्र।
तो आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें कृषि सबसे इम्पोर्टेंट यानी प्राथमिक क्षेत्र में लोग सबसे ज़्यादा जुड़े हैं। यानी 2011-12 सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाए तो कितने लोगों ने जुड़े थे, 33.85% लोग। लेकिन यही 17 में आप देखेंगे, 17-18 में तो 44 बढ़ गया, और 18-19 में देखेंगे थोड़ा सा घटा है गाइस। फिर भी आप देखेंगे कि तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ के लोग, यानी किसानों की ये एक क्षेत्र भूमि है। इसलिए मध्य प्रदेश एक कैसा है, कृषि प्रधान राज्य है। आइए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे कि ये 2000 ये भी सेम ही है गाइस, एक मिनट। हाँ, स्थिर भावों पर, ये आपका क्या था, प्रचलित भावों पर था गाइस। ये आपका क्या था, प्रचलित भावों पर था। अब ये जो अगला है आपका स्थिर भावों पर है, इस पर। तो क्षेत्र वही देख लेते हैं, 11-12 को आधार मानकर चलते हैं। तो ये पहले 33 था, अब 37 हो गया, अब 37 ही है, यानी थोड़ा सा इंक्रीमेंट डिक्रीजिंग हो गया। फिर द्वितीय क्षेत्र उद्योग में लोगों ने इतना पार्टिसिपेट किया, इतने परसेंट। 2017-18 में ये पार्टिसिपेट हो गया, और 18-19 में ये पार्टिसिपेशन हो गया। यानी आप देख रहे होंगे द्वितीय क्षेत्र में लगातार ये घटता हुआ जा रहा है। तृतीय क्षेत्र सेवा के क्षेत्र में पहले था 39, फिर 38, और आज भी कितना हो गया, 38, थोड़ा सा बड़ा, पॉइंट में बढ़ा। इसीलिए गाइज आज भी हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं और सेवा करने का किसी को मौका दिया ही नहीं जा रहा है। अब आते हैं गाइज हम प्रमुख फसलों का उत्पादन। प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। चावल है, मक्का है, गेहूँ है। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें गाइज, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें यदि आपसे कोई पूछा जाए तो कौन कौन सी, चावल, मक्का एंड गेहूँ। अब इनका उत्पादन देख लेते हैं। 2016-17 में चावल का उत्पादन था, ये 1000 मीट्रिक टन में है गाइज, याद रखेंगे। तो 8070 मीट्रिक टन था। 2017-18 में ये चतुर्थ अनुमानित था, इतना हो गया। और 2018-19 में ये कितना हो गया, 8461 में 1000 मीट्रिक टन। आप देख पा रहे होंगे कि ये 16-17 से जब 17-18 में आए तो थोड़ा सा घटा है, लेकिन 17-18-19 में जब गए तो फिर से ये हमारा बढ़ गया। मक्का में आप देख रहे होंगे कि लगातार वृद्धि हुई है। गेहूं में आप देख रहे होंगे कि 16-17 में जो है तो थोड़ा सा ज़्यादा था अपेक्षाकृत आपके 17-18 में, लेकिन आप 18 और 19 में जाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा वृद्धि हो गया। तो ये था हमारा प्रमुख खाद्यान्न फसलों में। अब आते हैं प्रमुख दलहनी में, देख लेते हैं गैस दलहनी में क्या वृद्धि, क्या अनुमानित है। आप देख रहे होंगे कि अरहर का उत्पादन, चना का उत्पादन, उड़द का उत्पादन, मूंग, मसूर, मटर, ये सभी कैसे हैं प्रमुख, ये सभी आपके प्रमुख दलहनी है गाइस। अरहर हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, मटर, ये सभी दलहनी है। और इनका आप उत्पादन देखेंगे कि टोटल यदि देखा जाए कि टोटल इनको सबको मिला दिया जाए तो 16-17 में इनका उत्पादन 1000 मीट्रिक टन था, जो वर्तमान में आप देखें 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार तो ये कितना बढ़ गया गाइस, 8,731 मीट्रिक टन। ये दलहनी था। अब आते हैं तिलहनी में। तिलहनी में क्या उत्पादन है, तो तिलहनी में दो ही प्रमुख हैं, राई यानी सरसों और सोयाबीन। तो आप देख रहे होंगे यदि टोटल देखा जाए तो 8,224 मीट्रिक टन था, और आज वर्तमान में देखा जाए तो 8,989 मीट्रिक टन हो गया गाइस। साथ ही आगे आते हैं, अब प्रमुख वाणिज्यिक फसल देख लेते हैं। कमर्शियल कौन कौन सी हमारी फसलें हैं, तो आपका गन्ना हो गया और कपास हो गया। तो गन्ने में आप देख रहे होंगे कि गन्ना क्या था, पहले 473,000 मीट्रिक टन था, और ये 2017-18 में 543,000 मीट्रिक टन हो गया। वर्तमान में इसको देखा जाए, वर्तमान यानी 2018-19 के आधार पर, तो ये 416,000 मीट्रिक टन हो गया, यानी इसमें थोड़ी सी कमी आ गई। कपास टन में देख लेते हैं गाइस, तो ये आपका डाटा है और आप इसको देखकर रीड करिए, और डाटा ज़रूर याद रखें क्योंकि डाटा आपसे पूछा जाता है। यानी 170 किलोग्राम की गांठों में ये है सब। आइए गाइस आगे चलते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा फिर थ्योरी इसकी पढ़ते हैं। कहता है भारत की भांति मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है।
मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर आधारित वर्ष 2011-12 में 31 कितना दे रखा है गाइस, तो 3,15,562 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2017-18 में त्वरित यानी ये जल्दबाजी एवं 2018-19 में अग्रिम में क्रमशः यह बढ़कर 5 लाख करोड़ एवं 5,35,362 करोड़ होने का अनुमान रखा गया है, जो आधार वर्ष से क्रमशः 58.50 एवं 69.65% अधिक था। अब आप देख रहे होंगे कि वर्ष 2018-19 में अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2017-18 की तुलना में प्रचलित भावों पर 11.13% तथा स्थिर भावों पर 7.04% की वृद्धि रही। वर्ष 2018-19 के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 5.48% की वृद्धि अंकलित की गई है। इसी प्रकार द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः यह है। द्वितीयक जब भी बोला जाए तो याद रखिएगा इस आपका व्यवसाय से है, बिजनेस से, उद्योग से, और तृतीयक क्षेत्र जब बोले तो आपका सेवा क्षेत्र में है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्थिर भावों के वर्ष 2018-19 में के दौरान विगत वर्ष प्राथमिक क्षेत्र में इतने की वृद्धि हुई यानी 5.48 यानी कृषि में आकलित की गई। इसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्र में यह आपकी कितनी हो गई 5.71% हो गई और तृतीयक क्षेत्र में 7.06% की वृद्धि अनुमानित रही है। स्थिर भाव यानी वर्ष 2011-12 के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2017-18 में 55,677 रुपये थी, जो बढ़कर वर्ष 2018 में यह 58,706 रुपये हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 5.44% की वृद्धि दर्शाती है। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय 2017-18 में 82,941 रुपये से बढ़कर 2018-19 में यह 90,998 हो गई, जो 9.71% की वृद्धि दिखाया जा रहा है। गैस तो ये तो हमारे वृद्धि को दर्शा रहा है। मेनली आगे आप इनकी थ्योरी आप एक बार ज़रूर पढ़ें, आगे डाटा हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश बना देश का सर्वाधिक विकास दर हासिल करने वाला राज्य। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास दर के मामले में नई ऊंचाई को छूते हुए देश भर में विकसित राज्यों को पीछे छोड़ कर दिया। 16 मार्च 2014 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की जीडीपी विकास दर 11.08% रही, जो देश के सभी बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश ने यह विकास दर तब पाई है जबकि देश की आर्थिक विकास दर महज 4.86% की स्तर पर रही है। आइए देख लेते हैं गाइस मध्य प्रदेश की वर्ष भर आर्थिक विकास दर एक नज़र में। आप देखिए 5-6 में विकास दर 5.31 थी, जो देश में 26वां रैंक था मध्य प्रदेश का, और 13-14 में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का पहला रैंक हो गया। आगे आते हैं और यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें स्टार्ट हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित होगा एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान। वेरी मोस्ट, ये आपका जीके का भी सवाल बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में स्थापित होगा एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र। 11 अगस्त 2014 को अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के महानिदेशक लेबनान के डॉक्टर मोहम्मद सोहू ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इसके बाद स्पष्ट हो गया कि चीन में बनने वाला दलहन अनुसंधान केंद्र अब सीहोर के अमलाहा में बनेगा। गाइस वेरी मोस्ट, दलहन अनुसंधान का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ बनेगा? सीहोर जिले के अमलाहा में। दलहन फसलों के शोध और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्र एशिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 71 हेक्टेयर भूमि मुहैया कराएगी। मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए मशहूर रतलाम जिले में, याद रखिएगा इस यदि पूछा जाए अंगूर की खेती मध्य प्रदेश में अधिकतर कहाँ होती है तो यह कहाँ होगी? रतलाम में।
अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? गेहूँ है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश का पहला सैलरिच जैविक खाद्य संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है? भोपाल में। ये 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है गाइस, याद रखेंगे। आपको ये याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश का पहला सैलरिच जैविक खाद्य संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश के सैलरिच संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो भोपाल में हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि का दर्जा प्रदान किया। प्रदेश में कृषि जोतों का क्षेत्रफल 158.36 लाख हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश कृषि जोतों का औसत आकार 1.78 हेक्टेयर है। देश में कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 60% मध्य प्रदेश में होता है। चावल मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। वेरी मोस्ट, इसको याद रखेंगे कि पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप? चावल। इन मध्य प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो याद रखेंगे चावल। मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 22% भाग पर धान की खेती की जाती है। कितने भाग पर? 22% भाग पर। मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। सोयाबीन, चना, अलसी, दलहन, अफीम के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखेंगे। सोयाबीन, चना, अलसी, दलहन, अफीम के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ज्वार, तिल, तिलहन व अरहर के उत्पादन प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान कौन है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। प्रथम स्थान तिलहन वाला आप बताएंगे महाराष्ट्र, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का 43% भाग एक फसली तथा 70% भाग द्विफसली कृषि भूमि के अंतर्गत आता है। एक फसली द्विफसली का मतलब होता है गाइस, एक ही भूमि पर साल में एक बार बुवाई हो तो एक फसली, और जो 2 बार बोया जाए तो 2 फसली। आइए आगे चलते हैं। संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा यह बताया गया कि उन्नत कृषि उपकरणों तथा प्रमाणित उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ाने के साथ साथ अन्य आदान सामग्री की उपलब्धता सुचारू रखने का दायित्व भी किसान कल्याण तथा कृषि विभाग का है। प्रदेश को लगातार 5वें वर्ष कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ। कृषि क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। विगत 5 वर्ष मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर औसतन 18% से अधिक रही, जो पूरे देश में सर्वाधिक रही। मध्य प्रदेश द्वारा देश में सबसे अधिक किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुनी करने हेतु रोड मैप तैयार किया गया। कृषि अधोसंरचना एवं कौशल उन्नयन व कृषि विपणन एवं प्रोसेसिंग के माध्यम से वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ में 2016 में 40 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। विभागीय ढांचा। अब विभागीय ढांचा देखेंगे कि राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ी कला भोपाल में स्थापित है। प्रदेश में 19 कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र। वेरी मोस्ट क्वेश्चन गाइस बन सकता है यहाँ से आपका। प्रदेश में कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? तो आप याद रखेंगे 19। कृषि क्षेत्र विस्तार हेतु 100 अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय है। आगे आप देखेंगे भूमि एवं जल संरक्षण कार्य हेतु 81 सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप संभाग स्तर पर कार्यरत हैं। 26 मंडी बोर्ड से विभाग को हस्तांतरित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं। साथ ही आप देखेंगे कि 10 उर्वरक
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला एवं 10 बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। 5 सहायक संचालन कृषि पदस्थ हैं। साथ ही प्रदेश में 42 शासकीय कृषि प्रक्षेत्र हैं और विभाग में 313 विकास खंड हैं। आगे देखते हैं गाइस, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल कृषकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने, समयावधि में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मंडी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी मंडी बोर्ड एक 3 स्तरीय संस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है कि प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एक 3 स्तरीय संस्था है, जिसमें मुख्यालय 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल जैसे इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा तथा 257 मंडियां एवं 28,734 मंडियां कार्यरत हैं। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये है बात गाइस, और मैंने कल भी आपसे ये बात कहा था कि ये प्रश्न बिल्कुल 100% 99.9% आप मान के चलें कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हर हाल में। तो याद रखें इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है आपका, समझिए कि कह रहा फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। तो पहला है आपका ज्वार क्षेत्र। तो ज्वार क्षेत्र हो गया, गेहूं व ज्वार क्षेत्र हो गया, कपास व गेहूं का क्षेत्र हो गया, कपास का क्षेत्र हो गया, चावल कपास का हो गया, चावल कपास ज्वार का हो गया और चावल का क्षेत्र हो गया। तो याद रखिए कि 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए ज्वार क्षेत्र, मध्य प्रदेश का ज्वार क्षेत्र कौन कौन से जिले आते हैं मध्य प्रदेश के ज्वार क्षेत्र में? तो याद रखें ज्वार क्षेत्र जब भी बोले तो गुना, शिवपुरी, श्योरपुर, पश्चिमी मुरैना। और गेहूं ज्वार क्षेत्र पूछ ले तो अब याद रखें बघेलखंड यानी अपना क्षेत्र, तथा मालवा के पठार यानी मध्य भाग, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तो इतने सारे आपके गेहूं तथा ज्वार क्षेत्र आता है। अगला आपका क्या है? कपास व गेहूं क्षेत्र। तो उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास व सीहोर, ये कपास एवं गेहूं यानी मेनली यहाँ गेहूं ही होता है, लेकिन कपास भी उगाया जाता है। आगे अब देखें कपास का क्षेत्र। तो आप देखें कपास का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसे खंडवा और खरगोन, मेनली आपको ये याद रखना है खंडवा और खरगोन, यहाँ कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। फिर बड़वानी भी है, धार भी है, रतलाम भी है और झाबुआ भी है। आगे आप देखेंगे चावल और कपास। तो चावल जो मेनली आपका होता है तो खंडवा, बुरहानपुर, यानी ये पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर चावल होता है, लेकिन आप इसको भी याद रखेंगे कि चावल और कपास बोल दे तो आप क्या रखना है? खंडवा और बुरहानपुर। साथ ही आपसे बोल दे कि चावल, कपास, ज्वार। तो गाइस याद रखें यदि आपसे बोल दे कि चावल का क्षेत्र चावल, कपास और ज्वार का क्षेत्र पूछ दे तो आपको क्या याद रखना है? सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल। आगे आप देखेंगे मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। मौसम के आधार पर यानी जैसे जैसे आपके मौसम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा शरद है, बरसात है, ठीक है, ऐसे तो कितने प्रकार के होते हैं तो उनको आइए देखते हैं। तो मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। और इतना इम्पोर्टेंट ही है गाइस, कम से कम नहीं तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन तो कहीं गया नहीं, हर क्वेश्चन में आता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो आइए आज सीख लेते हैं। रबी की फसल में आपके कौन कौन सा आता है? तो याद रखें गेहूँ, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी और मशरूम। रबी की फसल किसे कहते हैं गाइस? तो याद रखें जब भी रबी की फसल बोले तो आपको याद क्या रखना है कि अक्टूबर से जो नवंबर के बीच बोया जाता है,
और मार्च से अप्रैल के बीच काटा जाता है। यानी जिस खेती की कटाई, जिस फसल की कटाई आपकी ये मार्च और अप्रैल में होती है वो आपकी रबी की फसल मानी जाती है। और जो जून जुलाई अगस्त में बोई जाती है जो फसल और आपकी सितंबर से अक्टूबर के बीच काटी जाती है, उस फसल को आपको क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं कि आपको कह रहा है कि गेहूं है, चना है, मटर है, राई है, सरसों, अलसी है, मसूर। जो भी गांव के लोग होंगे उन्होंने देखा होगा, उन्हें क्या देखा होगा कि रबी की फसल में हम क्या क्या बोते हैं। खरीफ की फसल में चावल है, सोयाबीन है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली, तिल है, तुअर है, ज्वार है, मक्का है और सूरजमुखी है। ऐसे अधिकांश स्टूडेंटों को जायद की फसलों में समस्याएं होती हैं। तो याद रखें, मैक्सिमम जितनी भी सब्जियां होती हैं आपकी, वो सभी के सभी क्या होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। यानी इन रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम मिल जाता है 1-2 महीने का लोगों को, इसमें जो फसलें उगा ली जाती हैं तो वो आपकी जायद की फसल कहलाती हैं। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू आदि। अब उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, व्यापारिक फसलें और खाद्यान्न फसलें। व्यापारिक फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, यानी जो व्यवसाय अधिकतर हो व्यापारिक में, तो कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, अफीम है, पटसन है, अलसी है, तिल है, सोयाबीन है और आदि भी है। आज का मतलब और भी है हमारे। जबकि खाद्यान्न फसलें यानी खाने वाले फसल, तो खाने वाले फसल क्या कौन कौन से होते हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, दालें, तिलहन आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, आपके खाद्यान्न फसल के अंदर। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, इस बात को याद रखिएगा। तो गाइज मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे कि ये आपका जो क्षेत्र है ये पूरा मालवा का क्षेत्र है। यानी यहाँ काली मिट्टी मैक्सिमम पाई जाती है। कौन सी गाइस, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। ये जितना भी आपका ग्रीन पार्ट दिखता है गाइस, ये ऊपर और ये थोड़ा सा नीचे, ये क्षेत्र में गेहूँ होता है, गेहूँ और ज्वार, याद रखेंगे, गेहूँ और ज्वार होता है। इधर आपका कपास होता है, कपास। और ये जो पीला कलर का है गाइस बीचों बीच, ये आपका जैसा कि यहाँ व्हीट लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है, गेहूँ। यहाँ भी आपका कपास और ज्वार होता है, याद रखेंगे। साथ में ये पार्ट जो आपको दिख रहा है डार्क में, थोड़ा सा ऑरेंज कलर में, तो यहाँ आपका चावल की खेती होती है। कौन सी खेती होती है गाइस, चावल की खेती होती है। और ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ आपको चावल और गेहूं की खेती देखने को मिलेगी, चावल और गेहूं। आई होप कि ये बात एकदम आपकी अब क्लियर हो गई होगी। तो नोट डाउन और देख लेंगे, चेक कर लेंगे आप एक बार इसको ध्यान पूर्वक से मैप को, कि ये जो मैप है यानी जो भी ग्रीन का पार्ट है, ये पूरा ग्रीन का पार्ट है, यहाँ चावल और आपका क्या होता है, चावल और ज्वार होता पाया जाता। और ये नीचे का भी पार्ट, ये कौन कौन से आपको पता है, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, दतिया हो गया, ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, श्योरपुर हो गया और ये गुना हो गया, ठीक है। ये टीकमगढ़ हो गया आपका, यानी ये आपके छतरपुर, पन्ना, ये जितने भी हैं आपके, ये इधर क्या होता है, गेहूं और ज्वार हो जाता है। आप देखेंगे बघेलखंड और रीवा पन्ना की ये पठार भी कहला जाता है। तो इधर देखेंगे कि आपको चावल और गेहूं दोनों उत्पादन होता है। लेकिन आप इधर चले जाएं साउथ में, थोड़ा साउथ कह रहे हैं गाइस, यदि आप डायरेक्शन के आधार पर देखें, इस प्रकार आपका डायरेक्शन होगा, तो ये इस डायरेक्शन में यानी ईस्ट साउथ में, पूर्व और दक्षिण में आप ये जाएं शहडोल ज़िला होते हुए, और ये आपका सिंगरौली का जो पार्ट है और इधर छत्तीसगढ़ जो लगता है, इधर अधिकतर चावल की खेती होती है। इसलिए अविभाजित मध्य प्रदेश से पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था, उसमें छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था। तो आपने देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश को इन 5
कृषि क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। एक ये आपका क्षेत्र हो गया, एक तो ये क्षेत्र हो गया गाइस, आप देखिए, एक तो ये पार्ट हो गया, एक आपका ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और आपका एक ये पार्ट हो गया, और ये बीच में आपका एक हो गया। यानी आप देखें नंबरिंग करूँ तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो ये 5 हमारे क्षेत्र आपको दिख गए होंगे गाइस। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप ये पूरा कंसेप्ट कि कौन कौन से क्षेत्र। आपको पता है कि इधर नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, ऐसे तमाम गाइस आपको मिल जाएंगे, इंदौर, धार, ठीक है, ये सारे, खंडवा, खरगोन और बैतूल, ये सारे क्षेत्र आपको काली मिट्टी का क्षेत्र मिल जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने जैसे देखा कि 5 भागों में हमने बांटा है, तो 5 भागों में तो पश्चिमी में काली मिट्टी का प्रदेश है, ठीक है। तो कौन कौन से मैंने बताया था, इसमें इंदौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन आदि शामिल हैं। उत्तर में ज्वार और गेहूं का प्रदेश है, इसमें मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिले आते हैं। मध्य में आपने जो मैंने पीला कलर का आपको दिखाया था, तो इसमें भोपाल है, श्योर है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह जिले आदि सम्मिलित है। यानी अधिकतर यहाँ गेहूं उत्पादन होता है। आगे आप देखिए चावल में, तो चावल में आप देखेंगे पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, सिवनी आदि जिले चावल के लिए जाने जाते हैं। और अंतिम में आप देखेंगे संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में चावल की खेती होती है। तो सीधी, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट आदि जिले यहाँ पर आते हैं। आइए आगे चल, मध्य प्रदेश में फसलों का क्षेत्रीय वितरण। तो आप देखेंगे क्षेत्रीय वितरण में क्या है कि गेहूं का मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न है, जबकि भारत का चावल मुख्य खाद्यान्न है। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट, मध्य प्रदेश का प्रमुख फसल कौन सा है, गेहूं है। खाद्यान्न फसल प्रमुख क्या है, गेहूं है। मुख्य फसल, प्रमुख नहीं, मुख्य फसल कौन है, गेहूं है। जबकि भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है, चावल है। यह प्रदेश में सर्वाधिक बोया एवं उत्पादित किया जाता है। उत्पादित किया जाता है। मुख्यतः उज्जैन, इंदौर, रतलाम, होशंगाबाद, रीवा, ग्वालियर, हरदा आदि क्षेत्रों में बोए जाते हैं। चावल बघेलखंड क्षेत्र, बालाघाट, सिवनी, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल में। चना देश का 46% 2015-16 में चना मध्य प्रदेश में होता है। पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र मुख्य चना का उत्पादक क्षेत्र है। अरहर पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। पहला स्थान मध्य प्रदेश 2015-16 में था। यह खरीफ में बोई जाती है व रबी में काट ली जाती है। तिलहनी फसलें सरसों, अलसी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि ये बोई जाती है। तिलहनी फसलों के अंतर्गत सोयाबीन का 60% पूरे देश का 60% मध्य प्रदेश में पैदा होता है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी इसीलिए कहते हैं। और प्रोटीन जो है तो 45% इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। और यह मालवा क्षेत्र का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। अलसी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान क्षेत्र बालाघाट और रीवा है। अलसी। तिल छतरपुर, होशंगाबाद, शिवपुरी, सीधी है। सरसों राजस्थान का प्रथम स्थान है। मूंगफली भारत का प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान तथा भारत में गुजरात का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में मालवा तथा नर्मदा घाटी का मुख्य क्षेत्र है। मूंगफली। मध्य प्रदेश में वर्ष 2015-16 में भारत की तिलहनी फसल का उत्पादन 25% रहा, जो प्रथम स्थान रहा। कपास मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जो मुख्यतः काली मिट्टी में उगाई जाती है। मालवा, निमाड़ क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम मुख्य क्षेत्र हैं। भारत में गुजरात प्रथम एवं महाराष्ट्र द्वितीय स्थान के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। याद रखिएगा, इस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत में गुजरात प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान है, और इसके बाद तीसरे स्थान में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान में। किसके लिए? याद रखेंगे, कपास के लिए। अफीम देश का सर्वाधिक 64% मध्य प्रदेश में पैदा होती है। अफीम की खेती सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। और याद रखें, मध्य प्रदेश में किस जगह है, तो मंदसौर और नीमच में अफीम की खेती। और गांजा की खेती याद रखें, खंडवा में।
दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया गाइस। अफीम की खेती सर्वाधिक मध्य प्रदेश किस जिले में होती है? तो नीमच और रतलाम, सॉरी मंदसौर, नीमच और मंदसौर याद रखेंगे अफीम की खेती के लिए, और गांजा की खेती के लिए याद रखेंगे खंडवा, और कपास के लिए खरगोन, खंडवा, मालवा निमाड़, पश्चिमी और पूर्वी निमाड़ दोनों, बड़वानी, धार, रतलाम भी है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लिए। अफीम को इंग्लिश में ओपियम यानी काला सोना की खेती भी कहते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम जिले में होती है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औषधि फसल है। इसमें लगभग 42 से भी अधिक प्रकार के एल्काइड पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप मार्फिन, याद रखेंगे इस जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है। अफीम में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, नारकोटिन तथा पेपेवरिन अधिक ही महत्वपूर्ण है, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में होता है। अफीम के दानों में लगभग 52% तेल होता है। इसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगाया जाता है। यह उस स्थान का देशज पौधा माना जाता है। यह समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसमें खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी सर्वाधिक खेती मंदसौर में की जाती है। आगे आते हैं गाइस। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पृथक से कृषि कैबिनेट का गठन किया है। कृषि कैबिनेट को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन और डेयरी, एसएससी, एसटी कल्याण, वन आदि विभागों के मंत्रियों को सम्मिलित किया गया है। फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की राज्य जैविक नीति का उद्देश्य कोड है। मध्य प्रदेश जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में सर्वप्रथम 2001-2 में जैविक खेती का आंदोलन चलाकर प्रत्येक विकासखंड के एक गांव में जैविक खेती प्रारंभ की गई। इन गाँवों को जैविक गांव का नाम दिया गया। प्रदेश ने वर्ष 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई, जिसका दृष्टिकोण फार्म टू फॉर्क है। तिलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना आइसोपाम का उद्देश्य प्रदेश में तिलहन तथा मक्का फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी श्रेणी के कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तिलहन व मक्का के अंतर्गत आने वाले फसलों के क्षेत्र उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना एवं जिले में अधिक क्षेत्र तथा कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, कि मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। एक बार जितने भी जहाँ मुख्यालय हैं उसके भी मैं वीडियो ला के रख दूँगा गाइस, और पूरे स्लाइड तैयार हो जाएगी आपकी। मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र धार में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर में भारत की प्रथम जैविक खेती स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 1969-70 में की गई है। और याद रखें 69 में एक और महत्वपूर्ण स्थापना की गई थी, किसकी? इसरो की। ठीक है, इस स्पेस की, इसरो की। ठीक है, और अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना 1958 में की गई। और एक बात और याद रखेंगे, एक स्थापना और भी हुई है 1958 में, तो याद रखें क्या, किसकी हुई है? DRDO की हुई है। किसकी? DRDO की। और 69 में किसकी स्थापना हुई है? तो आप याद रखेंगे इसरो की। ठीक है, इसरो की। तो आइए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? कृषि उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में विपुल उत्पादक कार्यक्रम चला गया। याद रखिए, वेरी मोस्ट, कल भी मैंने बताया था कि विपुल उत्पादन कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कृषि उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से विपुल उत्पादक कार्यक्रम। आगे आते हैं हम। अनुसूचित प्रदेश में लघु कृषक विकास अधिकरण यानी SFDA की स्थापना 1971 में की गई।
अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश में सूरज धारा योजना चलाई गई। याद रखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। सूरज धारा योजना किसके लिए चलाई गई थी? सूरज धारा योजना अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। अनुसूचित जनजाति, ठीक है। एक होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के कृषकों को आर्थिक सुधार के लिए। मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में वर्ष 2015-16 में 31% हिस्सा है तथा प्रदेश देश के तिलहन उत्पादन का 25% उत्पादन करता है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों के हित संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले में एक किसान परिषद का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। यानी याद रखेंगे गाइस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला पंचायत अध्यक्ष किसका अध्यक्ष होता है? तो मध्य प्रदेश के किसानों के संरक्षण है तो किसान परिषद का एक गठन किया गया है, किसान परिषद का। मध्य प्रदेश की खंडवा खरगोन को सफ़ेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन को सफ़ेद सोना क्यों? कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सिवनी मालवा में है। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना, याद रखिएगा ये कारखाना है। सोयाबीन का क्या है? कारखाना है, संयंत्र नहीं, कारखाना है। तो उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना है, एशिया का सबसे बड़ा। जबकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। दोनों ही बात अलग अलग हैं, इसलिए याद रखेंगे। तो आपसे जब पूछ दे तो बताइए, क्या बताइए कि सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है एशिया का? तो उज्जैन में। और ये पूछ दे कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सोयाबीन यानी अपने राष्ट्र का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे इंदौर में। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी मध्य प्रदेश में। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी है, भारत में कटक में। दोनों याद रखें, मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बड़वानी, और भारत का कटक उड़ीसा, कटक के उड़ीसा में है। साथ ही आप देखेंगे कि कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भोपाल में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। आप जवाहरलाल के नाम से जानी जाती है गाइस, याद रखेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी महाविद्यालय है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। साथ ही आप देखें उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। मध्य प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना 1977-78 में की गई थी। वर्ष 1989 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के 33 जिलों में सूखे की स्थिति के समय सहायता हेतु थ्रस्ट परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत चावल, गेहूं, अरहर की फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। आइए आगे देखते हैं हम। आगे देश में कुल गेहूं का उत्पादन वर्ष 2015-16 में 19% रहा है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट या सोया राजधानी भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पटवारी है गाइस, तो पटवारी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। सोयाबीन स्टेट या सोया राजधानी बताइए, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। मालवा का पठार गेहूं का भंडार कहा जाता है। मालवा के पठार को गेहूं का भंडार कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों का प्रतिशत 62, जबकि रबी की फसलों का प्रतिशत 38 है। यानी सबसे ज़्यादा खरीफ की फसलें होती हैं मध्य प्रदेश में। प्रदेश के सर्वाधिक कृषि जोत का आकार 5.6 हेक्टेयर हरदा जिले में है, जबकि न्यूनतम कृषि जोत का आकार 1.5 हेक्टेयर कटनी व नीमच जिले में। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यदि कृषि कम होती है तो कौन कौन से ज़िले में होती है? तो कटनी और नीमच में होती है। और सबसे ज़्यादा यदि कहीं होती है तो हरदा में होती है। मंदसौर और नीमच राज्य अफीम उत्पादक जिले हैं, जैसा पहले बता दिया। खंडवा बुरहानपुर गांजा उत्पादक है। और आपका सरसों का उत्पादक क्षेत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यानी उत्तर के जितने ज़िले हैं सरसों सबसे ज़्यादा यहाँ उगाए जाते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं गाइस, ये लगभग ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं और पहाड़ों नुमा होते हैं, बीहड़ टाइप से होते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है और सरसों के लिए वर्षा का कम उपयोग होता है। यानी सरसों के लिए 1-2 पानी मिल जाता है तो पर्याप्त मात्रा में सरसों उत्पन्न हो जाता है।
आइए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र विदिशा एवं होशंगाबाद है और मूंगफली का उत्पादन खरगोन में है। यानी खरगोन, खंडवा खरगोन, यानी खरगोन में मूंगफली खेती सबसे ज़्यादा होती है। चना होशंगाबाद में होता है, तो मूंगफली खरगोन में होती है, और चना जो है तो विदिशा और होशंगाबाद में होता है। याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखें, पीली से पीला याद रख लीजिए। सरसों कैसा होता है? पीला होता है, यानी तिलहन, यानी पीली क्रांति जो है तो आपसे तेल से संबंधित है, यानी सरसों से, सरसों वाले शीशे या बिन आदि से संबंधित पीली क्रांति है। तिलहनी से। प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, इसको आप नोट करके नोट्स बना ले चाहे, और चाहे इसको याद कर लें। ये एक क्वेश्चन रखा है आपका पूछना 100%। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1969-70 में। लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना 1971 में। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे